यस क्लास 12th, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 35 है। ठीक, चैप्टर कौन सा बेटा? 35। चैप्टर का नाम क्या है? हम बात करें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये देखो, ये मेंडल्स के लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, तो इसको भी हम अभी भी पढ़ेंगे। चैप्टर 35 मेंडल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम बात करें तो क्या है बेटा? बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है? विच डील विद द इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। किसकी स्टडी की जाएगी बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। इनहेरिटेंस ऑफ कि अब जो वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं वो आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं। ठीक है, वेरिएशंस कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। तो हम बात करेंगे कि पेरेंट्स से ये ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स में जो वेरिएशंस आ जाते हैं वो कैसे मूव करते हैं और वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं, वो सारी की सारी स्टडी किस में करते हैं बेटा? जेनेटिक्स में करते हैं। अब हम बात करें इनहेरिटेंस क्या होता है। एक वर्ड है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है बेटा? ऐसे करेक्टर जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं, ऐसे करेक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेंस। तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक, इनहेरिटेंस क्या हो गया? दिस इज द प्रोसेस by which character or traits are transferred from one generation to next, from one generation to next। ठीक है, कैसे जाएंगे? दिस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ऑफ ट्रेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आगे जनरेशन में कैसे मूव करेंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, याद रखना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल को। किसको बोलते हैं बेटा? मेंडल को। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का पूछ ले तो कौन है? मेंडल। अब देखो, मेंडल ने जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए, ठीक है, इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए कौन से प्लांट को चूज़ किया बेटा? मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट। किसको चूज़ किया मेंडल ने? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट को चूज़ किया? तो मेंडल चूज, तो सारे देखो जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए। किसने किए बेटा? मेंडल ने। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए? कौन से प्लांट को चूज़ किया? तो गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया। और उसको चूज़ करने के क्या कारण है वो आप अच्छे से जानते हो। तो मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट। अब उसको चूज़ करने के कारण क्या है बेटा? देखो, गार्डन पी प्लांट चूज़ करने का कारण है, उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट चूज़ करने का कारण है, इट वॉज ईजी टू ग्रो। पहला तो देखो, इजी टू ग्रो, आसानी से ग्रो हो जाते थे। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन थी उनकी। क्या थी बेटा? जल्दी से लाइफ खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल लगेंगे एक लाइफ स्पेन को ख़त्म होने में। शॉर्ट लाइफ स्पेन थी। ठीक है, स्मॉल थी। इसकी जो पी प्लांट इज स्मॉल। कैसे होते हैं? आसानी से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कराया जा सकता है। तो पी प्लांट इज स्मॉल। कैसे बेटा? स्मॉल। ठीक है, और याद रखें इजी टू क्रॉस ब्रीड। क्या करा सकते हैं बेटा? हम
इजीली हम क्या करा सकते हैं उसमें, इजी टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, याद रखना, बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, उसमें दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है ना, मेल, उस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हमने पी प्लांट को चूज किया। ये तो 10th क्लास की बात ही पढ़ रखा है आपने, फिर देख लेना एक बार। अब आगे देखते हैं, एक वर्ड है इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन क्या होता है, देखो, सेल्फ पॉलिनेशन को हमें रोकना है। क्या रोकना है बेटा, हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, इसके फ्लावर कैसे है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर इसके स्टेमन को रिमूव कर दिया जाए, फ्लावर के अगर स्टेमन को रिमूव कर दे, वो पॉलिनेटेशन होने से पहले ही अगर उसके स्टेमन को रिमूव कर दिया जाए, जैसे ये फ्लावर है, ये इसका एंथर पार्ट है। ठीक है, ये एंथर में पोलिन ग्रेन है, ये फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। तो अगर मैं पोलिनेशन से होने से पहले ही इस पार्ट को हटा दूं, इस पार्ट को हटा दूं, ठीक है, एंथर को रिमूव कर दूं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इमेस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, इमेस्क्यूलेशन। तो इमेस्क्यूलेशन किसको बोल देंगे, इमेस्क्यूलेशन क्या हो जाएगा, रिमूव एंथर। हम कह सकते हैं रिमूव एंथर, ये एंथर ही है ना बेटा, तो रिमूव एंथर ऑफ द फ्लावर बिफोर दे मैच्योर, बिफोर दे मैच्योर। फॉर, किस लिए करते हैं ये, प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ये काम किया जाता है। तो इमेस्क्यूलेशन पूछ ले आपको, तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, अगर इसी फ्लावर के, ये एंथर है, पोलिन ग्रेन है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आके गिर जाएंगे तो वो तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि क्या किसी दूसरे फ्लावर के पोलिन ग्रेन आके यहाँ पर गिरे, तो हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि चांसेस क्या हो जाएंगे, अगर हटाएंगे नहीं तो इसके यहीं से गिर जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि यार ये मैच्योर होने से पहले इसको हटा दो, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेस्क्यूलेशन करते हैं। और इमेस्क्यूलेशन क्या हो गया, इस एंथर पार्ट को मैच्योर होने से पहले ही हटा दिया जाना क्या कहलाता है बेटा, इमेस्क्यूलेशन कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आराम से, कोई भी समस्या नहीं है। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, किसकी बात करेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर देखो मेंडल ने वैसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने करेक्टर को यूज़ किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को यूज़ किया था। कितने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को यूज़ किया था। ठीक है, जैसे कलर ऑफ सीड्स, शेप ऑफ द सीड्स, ऐसे मिला के कितने थे बेटा, 7 थे। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम एक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेके अगर क्रॉस करवाएं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब ये एक ही करेक्टर को लेके अगर क्रॉस करवाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने दे लिया सीड का शेप, तो वो एक ही करेक्टर है। ठीक है, सीड का शेप या तो वो राउंड होगा या वो रिंकल्ड होगा। ठीक है, तो एक करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब 2 करेक्टर को साथ में लेके क्रॉस करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम बात करते हैं पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो इसमें क्या होगा बेटा, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस बिटवीन 1
कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मेंडल ने क्या किया बेटा, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर अगर क्रॉस करवाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोहाइब्रिड उसको क्रॉस बोला जाता है। तो ये ध्यान रहेगा इतना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। चलो अब देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं बेटा, मेंडल्स को। तो ये बात समझ में आ गई। सर इमेस्क्यूलेशन क्या होता है, ये भी हमें समझ में आ गया सर, इमेस्क्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, मैच्योर होने से पहले ही क्या करना है, उसको हटा देना है, किसको, एंथर पार्ट को, ताकि क्या ना हो बेटा, सेल्फ पोलिनेशन ना हो। तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई सर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जब मेंडल एक ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इन होमोजाइगस टॉल, जैसे हमने इसका लिया टॉलनेस, तो टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ये देखो, ये तो देखो, जब एक ही ट्रेट के हम कह रहे हैं एक जीन के दो एलील है, टी और टी, जब दोनों सेम है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। ये भी टी और टी, दोनों स्मॉल टी है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अगर एक टी और एक स्मॉल टी होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजाइगस। लेकिन दोनों सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। तो ये क्या कहलाएगा, प्लांट होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। इसको हम बोलेंगे बेटा होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, इसको होमोजाइगस टॉल प्लांट हो गया, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट हो गया। अब इसको दोनों एलील अलग अलग होंगे तो टी और टी, ये टी और टी। F1 जनरेशन बना रहा हूँ मैं, केवल क्या बना रहा हूँ बेटा, ये इसका क्रॉस इससे होगा, टी टी, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे। ये कौन सी जनरेशन मिली है हमें, F1 जनरेशन। कौन सी मिली है बेटा, F1 जनरेशन। और इसको क्या बोलते हैं, हमारे पेरेंटल जनरेशन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम पेरेंटल जनरेशन। इसको तो हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, इसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन। ठीक है, तो इफ होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये हो गया होमोजाइगस टॉल प्लांट, इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, द प्लांट अपेयर इन F1 जनरेशन इज, जो क्या होगा बेटा, टी होगा। व्हेन टू फॉर्म F1 जनरेशन सेल पोलिनेशन आर सेकंड प्रोजेनी। और ठीक है, अगर अब इसके हम सेकंड प्रोजेनी बनाएंगे, F2 जनरेशन बनाएंगे, तो हम उसमें क्या करवाएंगे, सेल पोलिनेशन करवाएंगे। क्या बोल करवाएंगे, ठीक है। और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या होगा, कुछ ड्राफ होंगे और कुछ टॉल प्लांट होंगे। अब देख, तो इसको मैं एक बार थोड़ा वापस बनाता हूँ, F2 जनरेशन के साथ बनाते हैं इसको। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जा रहा है। क्या कैरेक्टर को लेकर करवाया जा रहा है बेटा, अभी इसी से मैं इसी क्रॉस से आपको समझाऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गया। अब दो ले लो इसको, ये तो हो गया हमारे पेरेंटल जनरेशन। क्या हो गई बेटा, कौन सी जनरेशन हो गई, इसको तो बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। और इसके बाद हम ले लेते हैं दो और, F1 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हैं हम। तो क्या मिलेंगे हमें, टी टी, टी और स्मॉल टी, टी और टी, टी। तो कुछ हमें टॉल प्लांट भी मिलेंगे, ये टॉल प्लांट होंगे। ये कौन सी जनरेशन हो गई बेटा, F2 जनरेशन। कौन सी हो गई, F2 जनरेशन। ये कुछ टॉल प्लांट भी है, कुछ कौन से प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट भी हमें प्राप्त होंगे, ये तो हमें पता है।
जो ड्वार्फ और टॉल प्लांट का जो रेशो होगा, अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशो देखें, क्या बेटा देखें बेटा, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब उसका बाहरी अपीयरेंस कैसा है, बाहर से दिखने पर कितने हैं, तो टॉल और ड्वार्फ ही तो है, बाहर से देखने पर कैसे दिखाई दे रहेंगे, 3 तो बड़े दिखाई देंगे टॉल, और एक कैसे दिखाई देगा बेटा, छोटा दिखाई देगा। अगर हम बात कर रहे हैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो, किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो देखें अगर हम, तो अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो क्या होगा बेटा, अब इसकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन को देखेंगे, टी और स्मॉल टी, तो क्या होगा 1:2:1, क्या रहेगा बेटा 1:2:1 इसका ये रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं लो ऑफ, अब देखो इसी से आपको समझना, ये तो हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। केवल देखो हमने एक ही करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया है, एक ही करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया है, कौन से, इसका टोलनेस करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया। कौन कौन से क्रॉस हो गया बेटा, देखो टी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस टोल, इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। ये जो पेरेंटल जनरेशन है, इससे हमें क्या मिली बेटा, F1 जनरेशन का फिर हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया है। यहाँ पर क्या करवाया हमने, क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ हम क्या करवा रहे हैं बेटा, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। तो जब F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी, ठीक है, F2 जनरेशन मिलेगी, और उसमें जो रेशो मिलेगा, कुछ टॉल प्लांट भी होंगे, कुछ डॉर्फ प्लांट भी होगा। अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशो देखें, मतलब बाहरी अपीयरेंस से, तो टॉल और ड्वार्फ 3:1 मिलेगा। अगर इसका हम जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1:2:1। यहाँ तक तो आपको समझ में आया हुआ भी है और आप जानते भी हो। अब हम देखते हैं आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझो इसको बेटा, देखो F1 जनरेशन में ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ होमोजाइगस पेरेंट ओनली form of the trait appear in F1 generation. All the offspring is heterozygous express only dominant trait. Thus characters which appears is called dominant trait. The character which is not express itself in F1 generation is the presence of the dominant allele is called the recessive character. It is called law of dominance. देखो ये जो है, ये वाला क्या कहलाता है बेटा, ड्रॉप प्लांट का जीन है स्मॉल टी, ये कैपिटल टी क्या है, टॉल प्लांट का जीन है, ठीक है, ये एलील हो गया। अब देखो F1 जनरेशन में हम सारे के सारे प्लांट कैसे हैं बेटा, F1 जनरेशन की हम बात करेंगे, सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल प्लांट है। जबकि यहाँ पर देखो एक एलील तो कौन सा है, टॉल प्लांट का, एक एलील कौन सा है, स्मॉल टी ड्रॉप प्लांट का, एक एलील तो टी प्लांट टॉल प्लांट का भी आया हुआ है, एक एलील ड्रॉप प्लांट का भी आया हुआ है। तो फिर सारे के सारे प्लांट टॉल कैसे हो गए, इसका मतलब ये है स्मॉल टी ने अपने करेक्टर शो नहीं किए हैं। F1 जनरेशन में स्मॉल टी ने अपने करेक्टर शो नहीं किए हैं, केवल कैपिटल टी ने ही अपने करेक्टर शो किए हैं। तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर, जो करेक्टर शो नहीं करता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिसेसिव करेक्टर। तो केवल और केवल यहाँ डोमिनेंट ट्रेट ही अपने करेक्टर शो कर पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल बात कि F1 जनरेशन में दोनों ट्रैट्स के जीन्स एलील, दोनों ट्रैट्स के जो जीन्स के एलील होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फिर भी केवल टॉलनेस जो प्लांट है उसी के एलील्स एक्सप्रेस होते हैं, जबकि ड्वार्फ प्लांट के जो एलील्स प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस नहीं होता है। इसका मतलब जो टॉल प्लांट होता है वो डोमिनेंट करेक्टर शो करता है और जो स्मॉल टी वाला होता है वो रिसेसिव होता है, रिसेसिव करेक्टर होता है। तो रिसेसिव होता है जो डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में, डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने करेक्टर शो नहीं कर पाता है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ तक ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। कहाँ से आएगा बेटा, इन चीज़ को देख के आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया समझ में। अब दूसरा हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, देखो इसी से समझेंगे। अब हमने आगे क्या बनाई है बेटा, F2 जनरेशन बनाई है। क्या बनाई है, F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन बनाते हैं, देखो F1 जनरेशन के बीच में हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया,
F1 जनरेशन में दोनों जीन्स के एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, इसका मतलब दोनों जीन्स के क्या प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है। F2 जनरेशन में देखो, अब हमें F2 जनरेशन का रेशो देखना है। F2 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है, टोल प्लांट भी मिल रहे हैं और ड्रॉप प्लांट भी मिल रहे हैं। इसका मतलब देखो F1 जनरेशन में हमें ड्रॉप प्लांट नहीं मिल रहे थे, ठीक है, F2 जनरेशन में हमें ड्रॉप प्लांट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी को कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, इस कैपिटल टी ने इस टी को इफेक्ट नहीं डाला। ये जब दोनों जीन्स है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बिना किसी एक दूसरे को इंटरफेयर किए हुए। इसका मतलब ये कैपिटल टी इसको स्मॉल टी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, स्मॉल टी कैपिटल टी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, स्मॉल टी कैपिटल टी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये प्योरली सेग्रीगेट होते हैं, इसी की वजह से तो क्या है हमें ड्रॉप प्लांट मिलता है। अगर ये देखो ये इसको इफेक्ट कर रहा होता तो हमें F2 जनरेशन में ड्रॉप प्लांट नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन F1 जनरेशन बोथ एलील सेपरेट टू ईच अदर। F1 जनरेशन देखो बोथ एलील सेपरेट ईच अदर, दोनों एलील क्या हो रहे हैं, सेपरेट ईच अदर, ठीक है ना। Therefore, it is called law of segregation. Each gamete carry one allele for each character. They do not affect each other. ठीक है ना, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। वापस देख लो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। जब दोनों F1 जनरेशन में जब दोनों जीन्स के एलील होते हैं वो सेपरेट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों जीन्स के एलील सेपरेट होते हैं। ये दोनों एलील एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये प्योरली सेग्रीगेट होते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, इस जीन्स के एलील ने इसको इंटरफेयर नहीं किया, इसने इसको इंटरफेयर नहीं किया, ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, प्योरली सेपरेट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, लॉ ऑफ प्योरिटी। क्या बोला जाता है इसको, देखो अब आपको याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है पहले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाओ, F1 जनरेशन बनाओ, उसके F2 जनरेशन बनाओ, इसका जीनोटाइपिक रेशो लिखो, फिनोटाइपिक रेशो। ये तो हो गया हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही दो लो, मेंडल्स के 3 लो है, तो उसके जो 2 लॉज है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेड है। एक तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, F1 जनरेशन में हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ जाएगा। F2 जनरेशन देखोगे तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी भी समझ में आ जाएगी। अब समझते हैं कैसा है, F1 जनरेशन में हमने कह दिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से कैसा हुआ कि दोनों जीन्स के एलील प्रेजेंट है। F1 जनरेशन में देखो दोनों जीन्स के एलील प्रेजेंट है, लेकिन करेक्टर एक ही जीन्स के शो हो रहे हैं, दूसरे जीन्स के करेक्टर शो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब डोमिनेंस के प्रेजेंस में रिसेसिव अपने करेक्टर शो नहीं करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। F2 जनरेशन को देख के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे समझ में आएगा, देखो F1 जनरेशन के जब दोनों गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों जीन्स के एलील सेपरेट होते हैं, ठीक है, ये जब सेपरेट होते हैं एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, इसी की वजह से हमें क्या होता है, F2 जनरेशन में ड्रॉप प्लांट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि F1 जनरेशन के जो दोनों गैमेट्स होते हैं, दोनों गैमेट्स के जो जीन्स के जो एलील्स होते हैं वो प्योरली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी बोला जाता है। इसी की वजह से हमें ड्रॉप प्लांट प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मैंने आज समझा दिया है आपको, इससे रिलेटेड लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी भी समझा दिया है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज हमने बेटा क्या बिल्कुल जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखी है, इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया, उसके बाद हमने देख लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उससे रिलेटेड 2 लॉज। थैंक यू वेरी मच।